नमस्कार। मेरी बात आपके नाम। कितना अरसा हो गया आप लोगों से बातचीत ही नहीं हुई। बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, मेरी कहानियों को मिस कर रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन का समय ही ऐसा है कि घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से मैं अपना जो रोज़ का पोस्ट है इंस्टाग्राम पे डालती हूँ वो डाल पाती हूँ। कोशिश रहती है कि उसी के ज़रिए मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। पर आज खैर मुझे वक्त मिल गया और मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं और एक ऐसी कहानी की बात करूं जो मुझे बहुत पसंद है। महाश्वेता देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी लिखी हुई ये उपन्यास है, कहानी नहीं उपन्यास है। 1974 में उन्होंने इस उपन्यास को लिखा था और 1998 में इसके ऊपर श्याम बेनेगल जी ने फिल्म बनाई थी। मुझे उपन्यास ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन फ़िल्म से ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोगों को जिन्हें उस समय के नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ये पता चल सका। महाश्वेता जी ने बहुत निष्पक्ष होकर इस उपन्यास को लिखा है। ये राजनीतिक उपन्यास नहीं है, ये रिश्तों की कहानी है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगी। और आज जो मैं बातचीत आपसे कर रही हूँ इसमें भी राजनीति कुछ नहीं है, किसी पार्टी को लेकर कोई आक्षेप नहीं है, ये समय काल की बात है। तो दिव्यनाथ चैटर्जी और उनकी पत्नी सुजाता जो बैंक में काम करती हैं, वो एक समृद्ध कॉलोनी में रहते हैं और उनका बेटा व्रती उनके साथ रहता है। व्रती स्कूल ख़त्म कर चुका है और कॉलेज में पढ़ता है। हो सकता है प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही पढ़ता हो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब 1970-71 में मैं कॉलेज गई तो ये बताना बहुत ज़रूरी है क्यों ये फिल्म मेरे मन को छू गई। इसके पीछे है मेरी एक सहेली जिसका नाम नहीं ले सकती मैं। वो कलकत्ते से आई थी, बिल्कुल चुप रहती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही थी, चुपचाप गंभीर अपनी पढ़ाई करती रहती थी। बहुत उसके दोस्त नहीं थे। न जाने उससे मेरी कैसे दोस्ती हो गई और किसी कमज़ोर क्षणों में उसने मेरे साथ ये शेयर किया कि वो खुद भी और उसका बॉयफ्रेंड नक्सलाइट मूवमेंट में जुड़े हुए थे। उसके बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो गई थी तो उसके माता पिता जो बहुत चिंतित थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उसे दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिया था। और उसका कहना था कि एक पूरा जेनरेशन इस तरह की समस्याओं से जूझा था। पूरा जेनरेशन उनका एक आदर्श था, सही था या गलत था वो शायद आज हम जज नहीं कर सकते, लेकिन उस समय के यंग बच्चे सब इस मूवमेंट में शामिल थे। बहुत सालों तक मेरा अपनी उस सहेली के साथ संबंध बना रहा, लेकिन अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। लेकिन उसका दर्द, उसका दुख और उसके मन के अंदर का फ्रस्ट्रेशन व्यवस्था के प्रति, ये सारी कहानी व्यवस्था के प्रति जो हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन होती है उसके बारे में ही है। तो दिव्यनाथ चैटर्जी और सुजाता का छोटा बेटा व्रती कॉलेज में पढ़ता था, बहुत खुश मिजाज, अपनी माँ को अक्सर कविताएं सुनाया करता था, कहानियाँ सुनाया करता था, घर में सबका मन बहलाता था। अचानक एक दिन सुबह पुलिस उनके घर आती है और दिव्यनाथ जी को और उनकी पत्नी सुजाता को पुलिस स्टेशन ले जाती है। उनकी ज़िंदगी कुछ क्षणों में बदल जाती है। उन्हें पहचानना है अपने बेटे का शव। बेटे के शव का नंबर है 1084 और ठीक उसी समय से उनके बेटे की पहचान ख़त्म हो गई। अब वो जाना जाएगा 1084 के नाम से। सुजाता बहुत अचंभित है। सुजाता ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसका बेटा नक्सलाइट था। सुजाता के लिए ये बहुत कठिन था कि रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बेटे का नाम हो गया 1084,
लेकिन सच्चाई यही थी। सुजाता घर लौटती है। सुजाता के अलावा परिवार में उसके पति, उसकी बेटी, हर कोई चाहते हैं कि इस घटना को जितनी जल्दी हो सके भुला दिया जाए, लेकिन सुजाता अपने बेटे को भूलना नहीं चाहती, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही है। वो बार बार कहती है, वो यहीं तो था, मेरे पास था, आस पास था, मुझे कविता सुना रहा था, कभी उसने मुझे मेरे साथ ये शेयर क्यों नहीं किया? कभी उसने मुझे अपने मन का आक्रोश बताया क्यों नहीं? ये बात सुजाता समझ नहीं पाती। उसे पता चलता है कि उसके बेटे की एक गर्लफ्रेंड भी थी, नंदिनी। वो नंदिनी से मिलती है। नंदिनी देख नहीं पाती है, लेकिन नंदिनी बहुत हिम्मत वाली थी। नंदिनी ने व्रती का पूरा साथ आखिर तक दिया था। नंदिनी एक एक करके सुजाता को व्रती के सारे दोस्तों से मिलवाती है, सारे दोस्तों से मिलवाती है, और तब सुजाता समझ पाती है कि लोगों में कितना आक्रोश था। लोगों का आक्रोश। वो अपने बेटे को दोष नहीं देती है, वो ऐसे माँ बाप से भी मिलती है जो अपने बच्चों को बहुत दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बच्चों के कारण समाज में उनकी बदनामी हो गई, लेकिन सुजाता ऐसा नहीं सोचती है। 1 साल जब व्रती का होता है तो उसके जन्मदिन के दिन सुजाता इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि व्रती सिर्फ 1084 नहीं है, व्रती उसका बेटा है जिसके मन में सपने थे, जो समाज को बदलना चाहता था। लेकिन अफसोस सुजाता को हमेशा रहा कि यहीं आसपास गाते घूमते कहानियाँ सुनाते काश उसके बेटे ने अपने मन का आक्रोश उसको बताया होता, उससे साझा किया होता, तो वो अपने बच्चे को समझ पाती, वो अपने बच्चे को शायद ज़्यादा प्यार कर पाती। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में सुनाया आपको कहानी, क्योंकि जब मेरी बात बहुत लंबी हो जाती है तो मुझे लगता है पता नहीं आप इतनी देर तक उसे सुन पाते हैं कि नहीं। जया भादुड़ी ने बेहतरीन अभिनय किया था, जबकि बहुत से लोगों को उनका अभिनय नहीं अच्छा लगा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। वो बहुत अच्छी समझदार माँ की तरह थी जिन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार था। बस अफसोस कि उनके बेटे ने उन्हें कभी बताया नहीं। देखिए, इस कहानी का सार मैं ये समझती हूँ कि हम सब ऐसे ही हैं। हमारे बच्चे आसपास बड़े होते चले जाते हैं, और यहीं आसपास रहते हुए हम अक्सर उनको समझ नहीं पाते हैं, उनके मन में क्या गुजर रहा है हम जान नहीं पाते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत समझदार माँ समझती हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सी चीज़ें मुझे अपने बच्चों के बारे में नहीं पता थी। मुझे बहुत देर से पता चला कि मेरी बेटी को कला और संस्कृति में इतनी रुचि है कि मेरे बेटे को एक्टिंग करना अच्छा लगता है। जब मैं देखने गई उसके कॉलेज में, उसने कहा आप मेरा प्ले देखने आइए, और जब मैं पहली बार वो प्ले देखने गई मैं तो यही सोच के गई कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ये हिस्सा है। तो मैंने देखा वो सेंट ज़ेवियर्स का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, और उसमें एक बहुत बड़े प्ले में वो मुख्य किरदार था। तो यूँ हम में से हर माँ, हर पिता को हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा नज़दीकी से अपने बच्चों को देखने की कोशिश करें, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। 1084 की माँ ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी माँ को उसे समझने में बहुत देर हो गई। तो हम ये कोशिश करें कि हम ऐसी देरी ना करें और अपने बच्चों को समझ पाएँ, उनका साथ दें। जब कभी कठिनाई का समय हो तो हम उनका साथ दें। आज की बात बस यहीं तक, अगली बार फिर कोई और बात करेंगे।